आज का पहला क्वेश्चन है कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो भी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश अस्थाना बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। राकेश अस्थाना आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं दोस्तों राकेश अस्थाना जो बीएसएफ के क्या बने हैं, नए महानिदेशक बने हैं। कौन बने हैं, राकेश अस्थाना। यहां पर हम बात करते हैं बीएसएफ की, तो देखिए बीएसएफ की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना की गई थी इसकी बीएसएफ की। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, बीएसएफ का मुख्यालय। अच्छा, इसका मोटो क्या होता है, तो ध्यान रखना बीएसएफ का मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य ये क्या है, इसका मोटो है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी थी। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, राकेश अस्थाना बने हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी। उम्मीद कर सकता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा। तो ध्यान रखना कि जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है उसका नाम बदल करके किसके नाम पर रखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसके नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी घोषणा किसने की, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। किसने की है, शिवराज सिंह चौहान ने की है। किसकी पुण्यतिथि पर, अटल बिहारी वाजपेयी की जो दूसरी पुण्यतिथि थी उसके उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो चंबल एक्सप्रेस वे है वो चंबल नदी के किनारे है। और जो राजस्थान का जो कोटा शहर है, राजस्थान के कोटा शहर को उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करेगा। यानी जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है वो राजस्थान के कोटा शहर को उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से जोड़ने का क्या करेगा, काम करेगा। और इसका नाम अब बदल करके क्या कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है। तो ये बातें आपको सारी ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। पढ़ाई तुहार पारा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो भाई मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है। अच्छा, ये पढ़ाई तुहार पारा योजना क्यों शुरू की गई है, तो आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। और उस लॉकडाउन के दौरान जो स्कूली बच्चे थे उसकी पढ़ाई को नुकसान न हो, उस पढ़ाई के नुकसान को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह योजना क्या की है, शुरू की है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस योजना के जरिए पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वो अपने सभी विषयों की पढ़ाई, और वो भी ऑनलाइन पढ़ाई क्या कर सकते हैं, अपने घर बैठे इस पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। और इस पोर्टल का क्या नाम रखा गया है, पढ़ाई तुहार पारा योजना। पढ़ाई तुहार पारा योजना, छत्तीसगढ़ सरकार, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। देखिए ये छत्तीसगढ़ हमारे भारत के मैप में, और छत्तीसगढ़ के अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी और ये भारत का 26वां राज्य बना था। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है राजधानी के बारे में, तो राजधानी का नाम है अटल नगर नया रायपुर। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री का नाम आपको ध्यान रखना है भूपेश बघेल, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के क्या है, गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है मुख्य न्यायाधीश के बारे में। अगर मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है पी.आर. रामचंद्र मेनन। पी.आर. रामचंद्र मेनन क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु क्या है, जंगली भैंसा। जंगली भैंसा राजकीय पशु है। इसी प्रकार से राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं तो राजकीय पक्षी का नाम है हिल मेना।
फिलमेना राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष की अगर बात करते हैं तो उसका नाम है साल। साल का वृक्ष राजकीय वृक्ष है छत्तीसगढ़ का। ये सारी बातें आपको छत्तीसगढ़ के बारे में ध्यान रखनी थी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी कंपनी 2020 में भारत का पहला धातु सूचकांक बुलियन इंडेक्स, धातु सूचकांक मतलब बुलियन इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं बुलडेक्स लॉन्च करेगी। तो कौन सी कंपनी 2020 में बुलडेक्स को लॉन्च करेगी जो भारत का पहला धातु सूचकांक होगा या फिर बुलियन इंडेक्स होगा? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज नाम की जो कंपनी है वो भारत का पहला धातु सूचकांक जिसको हम बुलियन इंडेक्स भी बोलते हैं और उसको किस नाम से जाना जाता है? बुलडेक्स के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कर रही है? लॉन्च कर रही है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं MCX की। तो MCX के बारे में अगर बात करें तो MCX की फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ध्यान रखना, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भारत का पहला धातु सूचकांक यानी बुलियन इंडेक्स जिसको हम बुलडेक्स बोलते हैं उसको क्या करेगी? लॉन्च करेगी। अच्छा, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 10 नवंबर 2003 को की गई थी। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। इसी प्रकार से चेयरमैन का नाम है सौरभ चंद्र क्या है? इसके चेयरमैन हैं। और दोस्तों MD और CEO का नाम है PS रेड्डी इस MCX के क्या है? MD और CEO हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पुडुचेरी ने 16 अगस्त को डी जोर दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पुडुचेरी ने 16 अगस्त को डी जोर दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो भाई उन्होंने 59वीं वर्षगांठ मनाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुडुचेरी ने अपनी 16 अगस्त को डी जोर दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं। ये डी जोर दिवस क्यों मनाया जाता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पुडुचेरी है वो 18 अक्टूबर 1954 को 18 अक्टूबर 1954 की बात है। 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। किसके आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पर। जनमत संग्रह के आधार पर यह स्वतंत्र हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में 16 अगस्त को हर साल ये डी जोर दिवस मनाया जाता है। और अब की बार 2020 की जो ये डी जोर दिवस मनाया गया था, इसकी कौन सी वर्षगांठ थी? तो ध्यान रखना 59वीं वर्षगांठ थी। यहां पर हम बात करते हैं पुडुचेरी के बारे में। तो जो पुडुचेरी है ये आप देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये है पुडुचेरी। अच्छा, पुडुचेरी की अगर बात करें तो पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम है PV नारायणसामी। PV नारायणसामी क्या है? इसके मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, उपराज्यपाल की अगर बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां पर उपराज्यपाल होता है। तो उपराज्यपाल कौन है यहाँ की? तो किरण बेदी यहाँ की क्या है? उपराज्यपाल है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता की? तो ध्यान रखना, ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भाई उस देश का नाम है रूस। क्या नाम है? रूस। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रूस ने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अच्छा, हम यहां पर बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? ब्रिक्स के बारे में। तो देखिए, ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का समूह है और इसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में इसके अंदर दक्षिणी अफ्रीका भी क्या हो गया था? शामिल हो गया था। इसीलिए अब इसको किस नाम से जाना जाने लगा? ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब इसका नाम ब्रिक्स है। पहले इसका नाम ब्रिक हुआ करता था 2010 से पहले। हालांकि आपको बता दूं इसकी स्थापना 2009 में हुई है, तो 1 साल तक इसका नाम ब्रिक रहा, उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। अच्छा, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो पहला देश आप ध्यान रखेंगे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये ब्रिक्स के 5 देश हैं। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां पर है ब्रिक्स का? तो संघाई चीन के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। और दोस्तों अध्यक्ष का अगर बात करें, अध्यक्ष के नाम की अगर बात करें तो अध्यक्ष है इनके केवी कामथ इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको ब्रिक्स के बारे में समझ में आई होगी। यहां पर हम बात करते हैं रूस के बारे में। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा रूस, वर्ल्ड मैप में ये रूस है आपका। अच्छा, रूस की अगर बात करें तो रूस यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है।
यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है रूस। इसके साथ साथ राजधानी आपको पता है मॉस्को है। करेंसी का नाम है, मुद्रा का नाम है रूबल। इसी प्रकार से राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री का नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन क्या है, इसके प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है रूस की संसद का नाम, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है, ड्यूमा। ध्यान रखना है ड्यूमा। जिस प्रकार से अमेरिका की संसद को कहा जाता है कांग्रेस, उसी प्रकार से रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। अच्छा, जो यूराल नाम का जो पर्वत है, यूराल जो पर्वत है वो एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से क्या करता है, अलग करता है। यानी जो रूस है वो दोनों महाद्वीपों में स्थित है, यूरोप और एशिया, तो उसको अलग अलग कौन विभाजित करता है, तो यूराल पर्वत क्या करता है, इसको विभाजित करता है। ये बात आप सभी को पता भी होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने येलो चेन एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो येलो चेन नाम का एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो भाई मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड ने येलो चेन एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अच्छा, क्यों लॉन्च किया है, तो मैं आपको बता दूं ये लॉन्च किया गया है कि जो राज्य के जो लोग हैं, नागालैंड राज्य के जो लोग हैं, उनको स्थायी व्यवसाय देने के लिए, स्थायी व्यवसाय देने के लिए, क्या देने के लिए, स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए या फिर स्थायी व्यवसाय स्थापित करने के लिए ये क्या है, येलो चेन नाम का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, नागालैंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो ये है नागालैंड, आप देख सकते हैं नागालैंड। अच्छा, नागालैंड की स्थापना की अगर बात करते हैं तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। राजधानी का नाम कोहिमा है, मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियो है, गवर्नर कौन है, RN रवि। इसी प्रकार से मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको ध्यान रखना है, मुख्य न्यायाधीश का नाम है अजय लांबा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी नागालैंड के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है। यानी ध्यान रखोगे आप अच्छे से, WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है, तो भाई उस वैज्ञानिक का नाम है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन जो हैं वो WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं और उनको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला है। अच्छा, विशेष पुरस्कार क्यों मिला, तो मैं आपको बता दूं कोविड-19 जो महामारी आई है, इस कोविड-19 महामारी से लड़ने से संबंधित जो परामर्श है, वो परामर्श देने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तमिलनाडु सरकार के लिए। इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार। किसको दिया गया है, सौम्या स्वामीनाथन को दिया गया है, जो WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं। और दोस्तों ये हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, आप देख सकते हैं। हम यहां पर हम बात करते हैं किसकी, WHO की। तो WHO की अगर बात करते हैं तो WHO को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष का नाम है टेड्रोस एड्रेनोम। ये सारी बातें आपको WHO के बारे में ध्यान रखनी थी और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। किसने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, तो भाई मैं आपको बता दूं एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है DRDO ने। किसने विकसित किया है, DRDO ने विकसित किया है। अच्छा, आपके दिमाग में ये आया होगा कि एंटी ड्रोन सिस्टम होता क्या है। ड्रोन आप जानते होंगे, यानी किसी दूसरे देश का कोई ड्रोन आता है, मतलब यहां पर गुस्ताखी करने के लिए, यहां पर मतलब ताक झाक करने के लिए कोई ड्रोन आता है, तो उसको खत्म करने के लिए एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया जाता है। वो किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं DRDO ने ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, ये क्या करेगा, ये किसी भी ड्रोन हमले से बचाने की क्षमता रखता है और इसके साथ साथ कितना भी छोटे से छोटा जो ड्रोन होता है उसको 3 किलोमीटर दूर से ही क्या कर देता है, ये आने से रोक देता है, अपने देश की सीमा में प्रवेश नहीं करने देता है। 3 किलोमीटर दूर से क्या कर देता है, इसको रोक देता है। तो किसने विकसित किया है, DRDO ने विकसित किया है। बात यहां पर हम DRDO की करते हैं, तो DRDO के बारे में अगर हम बात करें तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा,
इसको हम हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। बात करते हैं स्थापना की, तो स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी क्या है, डीआरडीओ के क्या है, अध्यक्ष हैं। ये सारी बातें आपको किसके बारे में ध्यान रखनी थी भाई, डीआरडीओ के बारे में ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। किस देश ने अपना 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया, तो भी उस देश का नाम है बांग्लादेश। किसने मनाया, बांग्लादेश ने मनाया। अच्छा, क्यों मनाया उसका कारण भी तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, मैं बताता हूं आपको। जो बांग्लादेश के जो फर्स्ट राष्ट्रपति थे, बांग्लादेश के फर्स्ट राष्ट्रपति थे जिनका नाम था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ध्यान से समझना इस बात को, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इसके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को बांग्लादेश के अंदर। और दोस्तों अब की बार इनकी कौन सी पुण्यतिथि थी, तो ध्यान रखना 43वीं पुण्यतिथि थी और 15 अगस्त को इनका इसीलिए राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया बांग्लादेश ने। हम यहां पर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश, ये बांग्लादेश आप देख सकते हैं, ये बांग्लादेश है वर्ल्ड मैप में, यहां पर भारत के पास में बिल्कुल। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका, करेंसी का नाम है टका, और दोस्तों प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, और राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। और दोस्तों जब बात आती है किसकी, बांग्लादेश की, तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से इंडिया और बांग्लादेश आपस में क्या करते हैं, सबसे लंबी सीमा बनाते हैं। इंडिया के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा बनाता है। कौन बनाता है, बांग्लादेश। किसके साथ, भारत के साथ। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है जब भी बात आएगी किसकी, बांग्लादेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गायक पंडित जसराज का निधन हुआ है, यह किस सम्मान से सम्मानित थे। जो जसराज जी थे उनका निधन हो गया, ये एक गायक कलाकार थे, ये किस सम्मान से सम्मानित थे, तो मैं आपको बता दूं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों ये हैं पंडित जसराज। इनका क्या हो गया, निधन हो गया। ये एक गायक कलाकार थे। और दोस्तों ये कहां से बिलोंग करते थे, ये हरियाणा से बिलोंग करते थे। कहां से, हरियाणा से बिलोंग करते थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि BEML ने पायलट रहित हवाई विमान और सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों के विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है। तो क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों, ध्यान रखोगे आप अच्छे से। BEML, जो BEML है यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, उसने पायलट रहित हवाई विमान और सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों के विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है। तो भी ध्यान रखोगे IIT कानपुर के साथ। किसके साथ, IIT कानपुर के साथ। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो IIT कानपुर के साथ समझौता किया है पायलट रहित हवाई विमान और सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों के विकास के लिए, यानी PTA और UAV के विकास के लिए। अच्छा, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, BEML की। अच्छा, BEML की अगर हम बात करें तो BEML की फुल फॉर्म क्या है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है, और बेंगलुरु कर्नाटक में ही क्या है, इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय भी कहां पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना इसके चेयरमैन और MD का नाम, तो इसके चेयरमैन और MD का नाम है श्री DK होता। BEML। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारसी नववर्ष, जिसको हम नवरोज के नाम से जानते हैं, तो नवरोज कब मनाया गया। नवरोज कब मनाया गया, तो भाई आप ध्यान रखोगे, नवरोज जो मनाया गया था वो 16 अगस्त को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 16 अगस्त को। 16 अगस्त को नवरोज मनाया गया था। पारसी नववर्ष होता है नवरोज, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना, जो पारसी नववर्ष है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, नवरोज के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पारसी होते हैं, पारसी, वो एक वर्ष कितने दिन का मानते हैं? 360 दिन का मानते हैं। कितने दिन का? 360 दिन का। अच्छा, जो 5 दिन बचते हैं वो 5 दिन अपने पूर्वजों की याद के लिए वो मानते हैं। यानी 5 दिन जो बचते हैं बाकी, वो अपने पूर्वजों को याद करने के दिन होते हैं। 5 दिन वो उनको वर्ष में शामिल नहीं करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसीलिए जो नवरोज जो होता है वो वर्ष खत्म होने के 5 दिन पहले, ठीक 5 दिन पहले, 5 दिन पहले क्या होता है? ये शुरू होता है। 5 दिन पहले क्या होता है? शुरू होता है नवरोज। जो पारसी नव वर्ष है, अब की बार कब मनाया गया था? 16 अगस्त को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना शुरू की है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड जो योजना शुरू की है, यानी OSOWOG योजना जो शुरू की है, वो किसने की है? भाई नरेंद्र मोदी ने की है। किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड योजना किसने शुरू की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने शुरू की? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। ठीक है साहब, बिल्कुल। अच्छा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी देश हैं, विभिन्न देशों में जो ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं, जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं, नवीकरणीय स्रोतों का मतलब होता है जिनको हम दोबारा से उपयोग कर सकें। जो नवीकरणीय स्रोत हैं उनको आपस में क्या करके, उसको आपस में संबंध करके, संबंध का मतलब आपस में उनको क्या करके, इकट्ठा करके, या उनका आपस में संबंध स्थापित करके और एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना इस योजना का या फिर इस का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1972-2020 शीर्षक पुस्तक लॉन्च की गई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो भाई ध्यान रखोगे मेरे दोस्तों, ये जो फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार्स 1972-2020 शीर्षक नामक शीर्षक से एक पुस्तक लॉन्च की गई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ध्यान रखोगे, यह पुस्तक लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। किसने लिखी है? अर्जुन सुब्रमण्यम ने यह पुस्तक लिखी है। भाई ध्यान रखोगे, अर्जुन सुब्रमण्यम ने यह पुस्तक लिखी है जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972-2020। तो ध्यान रखना, यह पुस्तक लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद कर सकता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।